बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने HTML का एक बेसिक सा कोड लिखा था और हमने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाया था। अब हमारा कोड वेबसाइट के अंदर किस तरह कन्वर्ट हुआ था, हमने वो सारा कुछ अपना लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। हमने एक एक्सटेंशन का यूज़ किया था VS कोड को इंस्टॉल करके। वो सारी चीज़ें हमने जो सेटअप अपना कोड के लिए किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हम उसी से आगे अब कंटिन्यू करेंगे। HTML की चीज़ों को पढ़ेंगे कि HTML क्या होती है असल में और हमने उसके अंदर किस किस चीज़ का यूज़ करना है। तो चलें शुरू करते हैं। अब वेब डेवलपमेंट हमारे पास, हमने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसको ओपन कर लेते हैं। अब हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 अपना बनाया था, हम उसको ओपन किस तरह करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके 3 से 4 तरीके होते हैं, तो हम इसको किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब मुझे इसको ओपन करना है तो मोस्ट ईजीएस्ट तरीका होता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड कर लें, तो ये आपका डायरेक्टली VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। और अगर आपकी ये ऑप्शन नहीं आ रही तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इसका भी सोल्यूशन बता दिया, जाके आप उसको देख लें। अच्छा, अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और अपना VS कोड के ऊपर इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे यहाँ से ओपन विद कोड। ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था, ये वो ओपन हो गया। मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी कि हमने इस चीज़ को अभी फ़िलहाल इग्नोर करना है, हमने इस चीज़ को नहीं देखना। ये आपका एक बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट क्रिएट करने का तरीका क्या होता था कि हमने शिफ्ट और हमने 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा, और अगर हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी। हमें ये VS कोड खुद ही बना के दे रहा है। अब हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि अगर हमने कोई भी कोड लिखना है, कोई भी अपना जो डाटा हमने वेबसाइट के ऊपर रेफर करवाना है, वो किसके अंदर लिखेंगे, हम बॉडी टैग के अंदर। अब ये टैग क्या होता है, आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बहुत सारा डाटा डाल देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ लोरेम 100, VS कोड की तरफ से आपको ये फीचर मिलता है कि अगर आप लोरम के साथ कोई भी नंबर लिखते हो तो वो आपको एक रैंडम उतने वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है, ताकि आप उस पैराग्राफ की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अंदाज़ा लगा सको कि आपकी वेबसाइट किस तरह की क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपका ये लाइन थ्रू कर रहा है इधर से, अब आपका कोड कितना पीछे रह गया। अगर आप शुरू में जाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर रहे फिर रहे होंगे कि पीछे को स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप इसको कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएँ और आप अपने कमांड पैलेट के अंदर जाएं। आप Ctrl+Shift+P से भी इसको कर सकते हैं और इधर जाकर आपको टॉगल वर्ड रैप मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप एक ही स्क्रीन के अंदर आप मेरा सारा जो है कोड उसको रेफर करो। अच्छा, अगर हम इसको टॉगल रैप कर देते हैं, इसकी बाय द वे इसकी शॉर्ट की भी है, Alt+Z को आप प्रेस कर सकते हैं। अब हमारा जो ये सारा आगे को जा रहा था, हमें स्लाइड करने की ज़रूरत पड़ रही थी, अब हमें वो नहीं होगी। खैर, इसको छोड़ो, अभी हम इसको लाइव सर्वर के थ्रू इसको अपने ब्राउज़र पर लेके चलते हैं। राइट क्लिक करूंगा मैं और ओपन विद लाइव सर्वर कर लूंगा, तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा कि अगर मुझे अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो क्या मुझे उसके अंदर सारा डाटा ही लिखना पड़ेगा इस तरह कि मैंने क्या उसके अंदर टेक्स्ट ही लिखना है? क्या इसके अंदर कोई भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है? इमेजेस लगानी है मैंने, मेरा कोई टेक्स्ट बड़ा होगा, मेरा कोई टेक्स्ट छोटा होगा, कोई टेक्स्ट मेरा लिंक होगा कि अगर मुझे इधर लिंक ऐड करना है तो मैं किस तरह करूंगा। तो क्या अगर मैं इस तरह ही अपना रैंडम डाटा पुट कर ही जाऊंगा सारा, क्या मेरा सारा डाटा वो मेरा चले जाएगा वेबसाइट के ऊपर? तो इसका आंसर है नेवर। अगर आपने इसके अंदर कोई भी इमेज को क्रिएट करना है, अगर आपके इसके अंदर कोई भी इमेज लानी है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जाएँ और उसको Ctrl+C करके कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें और आपकी वो इमेज आपकी वेबसाइट के ऊपर चल जाए। आपको एक उसी लैंग्वेज को फॉलो करना होगा जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो हमें यही लैंग्वेज कहती है कि आप अपने इस तरह के डाटा को लिखने के लिए आप स्ट्रक्चर करें उसको प्रॉपर। स्ट्रक्चर किस तरह करें? आप टैग्स का यूज़ करें कि अगर आप कोई इमेज यूज़ करने जा रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आप एक इमेज का टैग यूज़ करें और उसके अंदर आप अपनी इमेज को डालें। हमें पता लगे कि हमने आपकी इमेज को वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इधर कुछ भी लिखते हैं तो वो तो आपका सिंपली जा रहा है पैराग्राफ की सूरत में। आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने इस तरह का कोई डाटा लिखा है तो ये एक पैराग्राफ है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ये भी बता दें कि ये एक पैराग्राफ है, मतलब उसके लिए भी एक अलग से टैग है। खैर, ये तो थ्योरी है, मैं आपको इन शॉर्ट इसकी एक डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। HTML के अंदर हम अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉडी टैग है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे उसने बताया हुआ कि आप टैग बनाते हैं किस तरह। अगर आप देखें तो ये बहुत सिमिलर है।
अगर आपने कोई भी टैग बनाना हो, ठीक है, अब मैंने अब एक बॉडी बनाई है ना, अपने वेबसाइट की बॉडी बनाई है मैंने, इसलिए मैंने अब बता दिया कि मेरा बॉडी टैग यहाँ से शुरू हो रहा है। बॉडी टैग कोई भी टैग शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप पहले अपना लेस देन का साइन डालेंगे, उसके अंदर अपने टैग का नाम लिखेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी टैग नहीं बना सकते, मतलब अब आप अपनी मर्जी का नाम नहीं लिख सकते कि मैं इधर लिख दूँ रीमू साहिब का टैग है, इस तरह नहीं आप कर सकते। खैर इस तरह आपके इस टैग का कोई मतलब नहीं होगा, आपको वही टैग यूज़ करने पड़ेंगे जो कि आपको HTML ने दिए हैं। अब आपको HTML ने बॉडी टैग दिया हुआ है कि अब आपने जो भी अपना डाटा एंटर करना है वो आपने बॉडी टैग के अंदर करना है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बॉयलर प्लेट से मिल गया। लेकिन अगर आप ये ना हमें मिलता तो हमें अपना ये बनाना पड़ता। अच्छा, एक चीज़ हम नोट करेंगे कि अगर मैं अभी भी जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और इसको रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सेव तो हो गया था, रिफ़्रेश हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसके ऊपर कोई एरर नहीं आया मुझे। अगर मैंने किसी टैग का यूज़ नहीं किया तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मतलब अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, अपना कोई टैग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी ही वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ही ईजी करेगा और आपकी वेबसाइट को अच्छा बिल्ड करेगा। अगर मैंने यहाँ पे अपना ये रैंडम डाटा पुट कर दिया और वो मुझे वेबसाइट पे शो भी होने लग गया है, तो अब मैं इसको स्पेसिफिकली यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके, मतलब अगर मैंने इसके ऊपर CSS लगानी है तो मैं इसको स्पेसिफिकली सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसका कोई नाम ही नहीं है, ये बेनाम है, ये लावारिस है, इसको आप किसी नाम से पुकार नहीं सकते। अगर आपने इसके ऊपर कोई स्टाइल वगैरह लगाना है तो आप जाहिर बात है कि आप उस CSS फाइल के अंदर आप उसको बुलाओगे पहले, तो फिर ही आप उसके ऊपर स्टाइलिंग करोगे, तो आप इसको बुला ही नहीं सकते क्योंकि इसका कोई टैग ही नहीं है। ठीक है, टैग यूज़ होता है आपके डाटा को फॉर्मेट करने के लिए और आपके डाटा को पहचानने के लिए। अगर आपने उसके ऊपर CSS वगैरह अप्लाई करनी है, हम उसको बाद में देखेंगे। खैर मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आपको CSS अप्लाई करनी है तो आपको उस टैग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस डाटा के नाम की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें ये टैग के थ्रू मिलेगा। अगर हम अपने बॉडी टैग को दोबारा से लिख लेते हैं, कंट्रोल-Z मैं अनडू ही कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट किया मैंने। इंस्पेक्ट का अगर आपको नहीं पता तो इसकी एक अलहदा से वीडियो भी बना दूंगा मैं। खैर इसके लिए तो हमें बेहतर था कि हम ओपेरा मिनी को यूज़ करते, लेकिन अगर मैं इसको यहीं पे इंस्पेक्ट भी करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं जाके, और इसको कम कर लो, ठीक है। अगर अब मैंने इसके ऊपर देखना है कि ये मेरा टैग कौन सा है या फिर इस डाटा को मैंने पहचानना है, तो मैं किस तरह पहचान सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और हम किसी भी टैग के ऊपर जाते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी जाते हैं, तो वो हमें बता देता है कि ये कौन सा टैग है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे स्पेसिफिकली बता दिया कि ये बॉडी टैग है, ठीक है, ये बॉडी टैग है। आप नीचे जा रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं HTML का टैग है। देखें अब बॉडी टैग के नीचे कौन सा टैग था, HTML के अंदर बॉडी था, बॉडी के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ था। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि बॉडी टैग है, और नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो ये HTML टैग है, और HTML टैग के अंदर ये बॉडी टैग पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बातें अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही तो अभी आपने इसको इग्नोर करना है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर करेंगे। हम अपने इंस्पेक्ट को अभी नहीं देख रहे क्योंकि अभी हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इस बॉडी टैग के अंदर अगर मैं इसको लेके चलूँ, ये 3 डॉट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सारा डाटा है जो मैंने इसके अंदर अपना राइट किया पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ का भी कोई नाम नहीं है। अगर मैंने इस पैराग्राफ को कोई नाम देना हो तो वो मैं किस तरह दूंगा कि ये एक पैराग्राफ है। अभी एक बॉडी है, अगर मैं इसके अंदर कोई इमेज वगैरह ऐड कर देता हूँ तो ये क्या रह जाएगा, ये तो फिर बॉडी के अंदर कोई भी इसको स्पेसिफिकली इसका कोई नेम नहीं होगा। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली कोई नेम देना चाहता हूँ कि ये एक पैराग्राफ है, तो मैं इसको किस तरह एक नेम दे सकता हूँ। तो उसके लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। अब वो टैग किस तरह, मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट करने के लिए किसी भी टैग को हम किस तरह करते हैं कि आप एक लेस देन का साइन डालेंगे और फिर आप ग्रेटर देन का साइन डालेंगे। जब आप ये करेंगे तो इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका टैग स्टार्टिंग होगा, ठीक है। जैसे आपने ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ गया, इसके अंदर आपने बॉडी टैग लिखा। जब आपने बॉडी लिखा तो ये आपको HTML ने दिया बाय डिफ़ॉल्ट, आप अपनी मर्जी का कोई भी टैग नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब बना तो सकते हैं, खैर जाहिर बात है, लेकिन आपको वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि P, अब पैराग्राफ टैग के लिए आप P का यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप P लिख देते हैं इसके अंदर तो ये पैराग्राफ टैग शुरू हो गया। अब हमारा पैराग्राफ टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और हमने इसको एंड कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है। अब मैं इधर से जाकर अपना एंड यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं वो किस तरह करूँगा। एंडिंग टैग के लिए आप सिंपली यही करते हैं जिस तरह आपने स्टार्टिंग टैग किया था, बस सिंपली उसके पीछे आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने एंडिंग टैग लिखा तो उसको पता लग गया कि उसके जो नियरेस्ट उसका स्टार्टिंग टैग था, मतलब अब ये नियरेस्ट टैग है ना, अगर इसके ऊपर आप कोई भी पैराग्राफ का टैग देखेंगे तो वो फर्स्ट टैग यही आ रहा है, तो ये उसको पता लग जाएगा कि ये मैं इसका एंडिंग पॉइंट हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है पैराग्राफ का और ये एंडिंग पॉइंट है। अब इसके अंदर मैंने अब ये लिख दिया, तो अब मैं अपनी वेबसाइट को अगर देखूँ
और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो डाटा तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं अब इसके ऊपर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ जाकर, तो ये देखें, ये मुझे स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये एक पैराग्राफ है, पी टैग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्पल कलर का नीचे लिखा आ रहा है पी टैग, ठीक है। अगर आप इधर भी चले जाते हैं तो बॉडी के अंदर अब आपको डायरेक्टली आपको एक पैराग्राफ नहीं मिल रहा, आपको पहले वो पैराग्राफ का टैग मिल रहा है और उस पैराग्राफ के टैग के अंदर आपको वो जाके डाटा मिल रहा है। तो अब आपने ये क्या किया कि आपने ये वेबसाइट को आपने सिंपली स्ट्रक्चर कर लिया। अब इसी के अंदर मैं अब चाहता हूं कि एक मैंने हेडिंग भी ऐड करनी है, मतलब मुझे एक ऐसा टेक्स्ट ऐड करना है कि जो बाकी टेक्स्ट की निस्बत ज़्यादा बोल्ड हो। तो वो मैं किस तरह करूंगा, हमें HTML बाय डिफ़ॉल्ट एक और टैग देती है जिसको हम हेडिंग टैग कहते हैं। हेडिंग टैग डिफरेंट किस्म के होते हैं। मतलब अगर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर मुझे इतना सा डाटा इसको मुझे हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है और इसको मुझे अपनी हेडिंग के अंदर एंटर करना है, इसको रहने दें, हम इसके लिए अपना एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखते हैं। क्या मुझे एक इसके ऊपर एक हेडिंग ऐड करनी है कि ये जो मैंने सारा अपना डाटा एंटर किया है ये एक रैंडम पैराग्राफ है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर एक हेडिंग ऐड करनी है, वो मैं किस तरह करूंगा कि मैं इसके अंदर जाता हूँ और अब मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ, उसका नाम है हेडिंग टैग, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग अपना किया, यहाँ से स्टार्टिंग टैग बनाना है तो मैंने अपना उसके अंदर नाम लिखना है। अब हेडिंग के डिफरेंट नेम होते हैं, H1 होता है, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। अब उसकी स्पेसिफिकली डिफरेंस इनमें क्या होता है कि अगर मैं इसी के तो ऊपर आपको मैं सर्च करके दिखाऊं, हेडिंग टैग्स इन HTML, आपको कोई भी चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप सिंपली जाके गूगल पे सर्च करें, आपको A to Z हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं सिंपली, तो अब उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह के टैग्स होते हैं। अब H1 टैग होता है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब इसमें डिफरेंस सिंपली इस तरह का होता है कि अगर आप इसको ट्राई इट नाउ योरसेल्फ करते हैं, अभी के लिए आप इन चीज़ों की जो आपको समझ नहीं आ रही है आपने उसको अभी फ़िलहाल इग्नोर ही करना है। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या है, सिर्फ एच टैग, हेडिंग टैग। अगर उसने H1 का यूज़ किया है, ठीक है, हेडिंग 1 उसने H1 टैग के अंदर यूज़ किया, तो देखें ये बोल्डर देन अदर्स है, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो H2 के अंदर जो भी लिखा हुआ है तो वो H1 से तो लाइट है, लेकिन वो बाकी सारे H3, 4, 5, 6 से बोल्डर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप H3 देखें, खैर आप अपना पॉइंट समझ गए हैं इसका कि H टैग्स जो हैं 1 पे सबसे ज़्यादा बोल्डर होगा, 2 पे कम बोल्डर होगा, 3 पे जो है उससे भी कम, 4 पे कम, 5, 6 इस तरह करके, ठीक है। H6 पे जाके आप देखेंगे तो इसने बिल्कुल ही बोल्डर कम कर दिया है। दूसरा इसका साइज़ भी जो है डिक्रीज़ होता जाता है। अगर मैं यहाँ पे अपना H1 टैग का यूज़ करता हूँ, H1 कौन सा था जो मोस्ट बोल्डर था इन सब में, अगर मैं H1 टैग का यूज़ करता हूँ, खैर अगर आप यहाँ पे H1 टैग लिखते हैं और साथ ही अगर आप इसके ऊपर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे तो VS कोड के थ्रू इसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये कौन सा टैग यूज़ हो रहा है और मुझे इसको फिनिश एंड भी करना है, तो वो आपके लिए एंड खुद ही कर देगा। अगर मैं इसके ऊपर साइन लगाता हूँ तो देखें उसने स्टार्टिंग टैग तो हमने बनाया, एंडिंग टैग उसने हमें खुद ही बना के दे दिया। खैर इसके अंदर हम अपना हेडिंग लिखेंगे कि हमने इसकी हेडिंग क्या देनी थी, रैंडम पैराग्राफ। देखें किया तो हमने कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर जो मैंने अब अपना ऐड किया ये भी एक टेक्स्ट ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको रैप कर दिया है एक ऐसे टैग से जिसका मतलब यह है कि वो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो उसको बोल्डर कर देगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, उसके फ़ॉन्ट को बढ़ा देगा। अगर मैं इसी को अब जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर देखता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट है डॉक्यूमेंट नेम से, तो ये देखें अब हमें जो अपना रैंडम टैग, हमने जो अपना H1 टैग के अंदर हमने ये लिखा था रैंडम पैराग्राफ, तो हमें वो इस पैराग्राफ टैग से काफ़ी ज़्यादा बोल्डर और बिगर नज़र आ रहा है। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने इसी पैराग्राफ के अंदर ही हमने H1 टैग का भी यूज़ कर लिया, हमने अपने पैराग्राफ के अंदर ही हमने अपनी हेडिंग भी दे लिया। ये एक बैड चॉइस है, इसको हम इधर से कट करके हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हेडिंग पैराग्राफ के अंदर कभी भी हेडिंग नहीं होती, ठीक है। अब हम इससे पहले हमने हेडिंग दी है कि ये एक रैंडम पैराग्राफ है और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा है। अगर हम इसी का स्ट्रक्चर जाकर देखते हैं इंस्पेक्ट करके, मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा तो मैं जिस भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ से पहले हमने क्या ऐड किया था H1। अब उसने यहाँ से अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, ये अप टू डाउन चलेगा, ठीक है। सबसे पहले उसने H1 टैग को बनाया, जो हमने H1 टैग पहले लिखा था तो उसने पहले उसको रेंडर किया अपना इसको वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग लिखा था, उस पैराग्राफ टैग को उसने बाद में रेंडर किया, ठीक है। सबसे पहले उसने H1 टैग को रेंडर किया, देखें आप नीचे देखो उसका, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा है,
32 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। और अगर हम पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देखते हैं तो 16 पिक्सल है। अब ये हमारे लिए किसने किया है? ये HTML ने खुद ही किया है। इसके अंदर एक टैग बिल्ड इन था H1 का। अब इसी के अंदर अगर मैं H1 की जगह H3 टैग कर देता हूँ, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि इजीली आप व्यू कर सकें। इसको मैं ऊपर करता हूँ। खैर, अगर मैं इस H1 टैग की जगह मैं H3 टैग का यूज़ कर लेता हूँ। H3 मैंने यहाँ पे लिखना है, सॉरी मैंने F3 की को प्रेस कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे H3 लिखता हूँ, अब देखो H3 मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग टैग के ऊपर, तो मैंने एंडिंग टैग के ऊपर मैंने H1 लिख दिया है। तो ये कोई सेंस तो ना बनी कि आप H3 टैग को शुरू कर रहे हो और एंडिंग टैग आप H1 का कर रहे हो। तो अगर मैंने अपना स्टार्टिंग टैग को चेंज किया है तो मुझे अपना एंडिंग टैग भी चेंज करना पड़ेगा। H3 से मैं शुरू करके H1 पे तो एंड नहीं कर सकता मैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये काम कर जाएगा। HTML के अंदर आपको इतने एरर्स नहीं मिलते। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँ, रिफ्रेश खुद ही हो गया। खैर, मैंने आपको बताया था ऑटो रिफ्रेश कैसे करते हैं। ऑटो सेफ हो जाएगा तो रिफ्रेश खुद ही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखें अभी भी बोल्डर है, लेकिन वो अब H3 की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। HTML आपको एरर नहीं देगी, लेकिन आपका वो स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इसको दोबारा से H3 कर देंगे तो अब आपका, सॉरी मैंने F3 फिर से प्रेस कर दिया। अगर यहाँ पे आप H3 कर देते हैं तो आपका अब ये टैग H3 का टैग बन चुका है। अब ये H1 का नहीं रहा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट भी उसने H3 का बना दिया था, हमने पहले जब मिस्टेक की थी, लेकिन उसने कोई एरर नहीं हमें दिया था, लेकिन आपका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया था। अगर आप बॉडी के अंदर जाते हैं, यहाँ से आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। अगर आप अपने बॉडी के अंदर जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले अपना H3 टैग मिला है। पहले हमें यहाँ पे कौन सा शो हो रहा था? H1 का टैग शो हो रहा था। आप उधर देख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह भी प्रीव्यू करवा दूँ आपको, तो H3 का टैग बन चुका है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो चुका है, 18.72। पहले क्या था? 32 था। अगर हम इसी तरह H6 के अंदर चले जाएंगे तो वो ज़्यादा साइज़ आपका स्मॉल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अब H3 टैग, हेडिंग टैग्स को हम अगर बोल्डर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी पैराग्राफ के अंदर भी हमें किसी चीज़ को बोल्ड करना होगा तो क्या हम H3 का टैग यूज़ करेंगे? H2 का टैग यूज़ कर सकते हैं, H1 का टैग यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना है। हमने अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना है। हमने बताया है H3 टैग को, हमने इधर लिख के ये बताया है कि ये हमारी वेबसाइट के अंदर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हेडिंग का मतलब यही होता है कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम अपनी वेबसाइट को अपनी गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, तो उसको अगर H1, H2, H3 टैग्स इस तरह के मिलते हैं तो आपकी वेबसाइट को उसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आप इसको रैंडमली कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो आप, उसका मतलब है कि आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं उस टेक्स्ट की। अगर तो वो सच्ची में इंक्रीजेबल है और अगर आपको लगता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको हाईलाइट करना है, तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोल्ड करना है किसी भी टैग को, तो आप इस टैग को यूज़ ना करें। उसके लिए एक अलग से आपको टैग मिल जाता है। वो टैग क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरी लाइन को, नहीं चले इधर तक मुझे इसको बोल्ड करना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा कि आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक और टैग मिल जाता है। वो कौन सा होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग का टैग होता है, जिससे आप अपने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग से आपको, स्ट्रॉन्ग का मतलब उधर से ही समझ आ रहा होगा कि आप किसी भी टेक्स्ट को आप उससे हाईलाइट बोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसका यूज़ करता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किया। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो वो मुझे खुद ही उसका एंडिंग टैग भी बना के दे देगा। अब मैं इसी के अंदर यूज़ करूँगा। अब मैं इसी के अंदर वो टेक्स्ट लिखूंगा जिसको मुझे बोल्ड करना है। तो अब मुझे किस टैग को बोल्ड करना था? इसको, इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना था। मैं इसको Ctrl+X दबा के इसको मैं कट कर लेता हूँ, उधर मैं Ctrl+V दबा के पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा उतना हिस्से का टैग मेरा बोल्ड हो चुका है। अब मुझे इसका अगर साइज़ भी इंक्रीज़ करना है तो वो मैं किस तरह करूँगा? अब वो जो साइज़ इंक्रीज़ करना है वो हम अपना CSS के थ्रू करेंगे। हम HTML के थ्रू उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप अपना साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का, आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम H1, H2, H3 टैग को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी रीज़न सिंपली यही है कि हम H1, H2, H3 टैग को सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस किसके अंदर? हेडिंग टैग्स के अंदर और बाकी डिफरेंट टैग्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं अब इस वेबसाइट को और स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ तो मुझे डिफरेंट टैग्स और यूज़ करने पड़ेंगे जिसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर वो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए होंगे, उसका और कोई पर्पज़ नहीं होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से टैग्स होते हैं, अब मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर वो वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट होगी तो उसकी बॉडी के अंदर ये 3 टैग ज़रूर मौजूद होंगे। अगर आप अपना भी बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं
तो अगर आप अपने बॉडी ह्यूमन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका फेस है, हेडर, ठीक है, आपका हेड है, ठीक है, उसके बाद आपकी मेन बॉडी आती है, ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी के बाद आपका फुटर आता है, ठीक है। ये आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, जिसके अंदर आप इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका हेड है जिसको हम हेडर कह लेते हैं, और आपके बाद मेन बॉडी है, उसके बाद मेन बॉडी के बाद आपके फुटर है, ठीक है, फुटर आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने इसी तरह अपनी वेबसाइट को देखें तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आप उसको कह सकते हैं हेडर, सेकंड पार्ट आप उसको कह सकते हैं मेन बॉडी, मेन बॉडी के बाद आप उसको कह सकते हैं कि फुटर। अगर मैं अपनी इस तरह ही आपको कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाके अमेजोन को ही सर्च कर लेता हूँ, अमेजोन में जाएंगे हम, तो ये जो अमेजोन की वेबसाइट है इसके अंदर हेडर क्या होगा, ये इसका पूरा हेडर है, ठीक है, जिसके अंदर उसने अपनी ये नैव बनाई हुई है, ठीक है, ये एक इसका हेडर है, फेस है। उसके बाद ये इसकी मेन वेबसाइट है, ये जो सारी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एट दी एंड जाकर इसका फुटर होगा, फुटर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारा इसका फुटर है, मतलब एट दी एंड अगर आप देखें तो फुट का मतलब ही क्या होता है, एट दी एंड, ठीक है। तो अगर आप इसका फुटर, ये इसका फुटर हो गया, ये मेन बॉडी हो गई। अब इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ रहा, अगर ये इन तीनों चीज़ों का यूज़ नहीं करते, हम उसको मेन में नहीं रैप करते और हम उसको मेन हेडर और उसमें फुटर में डिवाइड नहीं करते, तो हमारी वेबसाइट पे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको गूगल के ऊपर सर्फ कर रहे हैं, तो अगर उसको गूगल रिकॉग्नाइज कर रहा है कि उसने वेब स्ट्रक्चर किया हुआ, तो वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझ सकता है और उसको अच्छे से रेफर कर सकता है। खैर, अब मैं आपको इन तीनों टैग्स के बारे में बताता हूँ। अभी मैंने क्या नाम लिया था, हेडर, ठीक है, हेडर टैग लिख लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, ये हमारा हेडर टैग बन गया। तो अब हमने जो भी अपनी वेबसाइट का सारा ऊपर वाला डाटा हमने ऐड करना होगा वो हम हेडर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा क्या, कौन सा टैग देखा था, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी तो नहीं, खैर मेन ही होगा, तो ये मेन की जो बॉडी है उसका मेन पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज कर लेते हैं तो ये हमारा मेन टैग बन गया। मेन टैग के बाद आपने क्या करना है, फुटर टैग बनाना है, ठीक है। फुटर अगर हम बना लेते हैं, हम इसके अंदर फुटर बना लेते हैं। अच्छा, अगर अब मैं इसको देखूं और मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं साथ में, अगर मैं यहाँ भी जाता हूँ, अभी तो हमने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन अगर मैं अपने बॉडी टैग को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हेडर भी हमारा बन चुका है, मेन भी बन चुका है और फुटर भी बन चुका है, ठीक। तो ये हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट को एक वेल स्ट्रक्चर कर दिया। अगर मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट, इसके अंदर मैं अपनी H1 टैग को ऐड कर देता हूँ। H1 टैग को मैंने यूज़ करना है। अगर आप सिंपली H1 भी करेंगे, आप इसके ऊपर टैब प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको VS कोड अपने तरीके से ऑटोमेटिकली आपको ये टैग बना के दे देगा। अगर आप इसके ऊपर टैब करते हैं तो उसने आपको ऑटोमेटिक H1 टैग बना के दे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेडर, मैंने इसको टैब प्रेस कर दिया, उसको लगा कि मैं हेडर बना रहा हूँ, खैर, लेकिन मैंने हेडर सिर्फ लिखना था, ठीक है। अपने H1 टैग के अंदर मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया हेडर के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने मेन टैग के अंदर अपना एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ मेन के नाम से, वो मैं अपने पैराग्राफ में ऐड कर लेता हूँ। पैराग्राफ का टैग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ P लिखते हैं हम, ठीक है। अगर P लिखेंगे तो वो हमें वैसे ही बता देगा। हम इसको कर लेते हैं, एंटर करेंगे तो पैराग्राफ का टैग बन गया। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं पैराग्राफ, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, पैराग्राफ लिख लिया। उसके बाद हम अपने फुटर के अंदर लिख लेते हैं फुटर। सिर्फ समझने के लिए मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर भी हम इसको फुटर को भी हम पैराग्राफ के अंदर ही अभी लिख लेते हैं, P लिखते हैं, हम इसका क्लोजिंग टैग लगाते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर हम जाके लिख लेते हैं फुटर, ठीक है। अब आपने देखा हेडर के अंदर आपका जो है बेसिक चीज़ आ रही है जिसको आपने हेडर का नाम दिया है। अब ये हेडर तो नहीं आएगा, जाहिर बात है, इसके अंदर तो कोई नेव बार वगैरह आएगी जिसके ऊपर लिंक्स वगैरह आएंगे, सर्च बार आएगी, इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी, वो हम इसके सारे अंदर इसके ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी के अंदर आपकी डिफरेंट चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको अमेजोन के अंदर दिखाया, तो अमेजोन के अंदर आपके डिफरेंट वो थे, कार्ट वगैरह थे, कार्ड्स वगैरह है यहाँ पे अमेजोन की मेन के अंदर। तो आप इसी तरह अपने कार्ड्स वगैरह या कुछ भी आपने जो बनाना होगा वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फुटर के अंदर आप अपना कंप्लीट फुटर बना सकते हैं। अगर मैं अब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो सिंपली इसने मुझे इधर हेडर की एक हेडिंग ऐड कर दी जो मैंने अपने H1 टैग के थ्रू की थी, ठीक है। आप इस बॉडी पर चेक कर सकते हैं, ये मैंने इंस्पेक्ट किया हुआ है इसको। अगर आप बॉडी के ऊपर जाते हैं तो ये कंप्लीट एक बॉडी है जिसके अंदर हमने अपना सारा डाटा लिखना था। उसके बाद उस बॉडी के अंदर पहला टैग कौन सा, उसको मिल जाए हेडर का, ठीक है। हेडर अपना जो हम भी इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी नेव बार वगैरह। अभी हमने क्या इसके अंदर ऐड किया, H1 टैग। H1 टैग की वजह से हमें ये बोल्डर बड़ा दूसरों से लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम हेडर टैग के बाद देखते हैं तो हमारा एक टैग आ जाता है मेन नाम का। आप इधर साइड पे देखते जाएं, यहाँ पे मेन लिखा आएगा, उसका नाम लिखा आएगा। खैर, मेन टैग के अंदर आपका जो हमने रखा था वो क्या रखा था, पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखा था पैराग्राफ, ठीक है। ये हमारा वेल स्ट्रक्चर है इस वक्त। मेन बॉडी के अंदर आपने अपना मेन का
डाटा एंटर किया है। उसके बाद हमने अपना फुटर क्रिएट करके हमने उसके अंदर सिंपली पी के मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने पैराग्राफ लिख लिया था, सॉरी फुटर लिख लिया था। अच्छा, ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर करते हैं। अब वही बात आ गई कि अगर मैं इन मेन को भी ख़त्म कर देता हूँ, हेडर को भी ख़त्म कर देता हूँ, फुटर को भी ख़त्म कर देता हूँ, तो क्या मेरी वेबसाइट नहीं रन करेगी? ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट रन भी करेगी और मेरी वेबसाइट पूरी फंक्शनल होगी, मतलब कोई इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कोई एरर वगैरह नहीं हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको एक, अगर आप वेबसाइट को वेल स्ट्रक्चर बना के, आप पूरा स्ट्रक्चर बना के गूगल को दे रहे हो, तो वो आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करके अच्छे नंबर पर रैंक कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर। आप इसको इन इजी वे इस तरह याद कर सकते हो कि हेडर, हेडर के बाद मेन बॉडी, मेन के बाद आपका फुटर आया था। अगर ये आपको याद नहीं है और आपको इसको बल्कि याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप टाइम बाय टाइम इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से याद होने लग जाएंगी। आपको किसी भी टैग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने टाइम बाय टाइम इसको बस अपना प्रैक्टिस करना है, तो आपकी खुद ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर एक वेबसाइट को क्रिएट करने का। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने देखेंगे कि हम एक वेबसाइट के अंदर एक इमेज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी लिंक को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लिंक से मुराद, अगर आप यहाँ पे अमेज़ोन के अंदर जाते हैं तो आप इसके ऊपर लिंक को क्लिक कर रहे हो तो आप किसी और यूआरएल के ऊपर जा रहे हो, कुछ और आपके सामने खुल रहा है। तो हम इस लिंक को किस तरह से ऐड करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।